हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को अपने आज की कक्षा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1, 1.2 की चर्चा करेंगे। किसके अंतर्गत? वास्तविक संख्या के अंतर्गत, क्योंकि हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, उदाहरण सहित हम लोग एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिए हैं 1.1 का। अब हम लोग 1.2 की चर्चा करेंगे। 1.2 में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 1.2 में हो गया हम लोग को एक अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है और एक हम लोग का पढ़ना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। बस यही दो चीज जानना है। ऐसे तो आपको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, लेकिन मैं वो कैसे होता है उस चीज को मैं बता दूंगा, इसके बाद मैं दिखाऊंगा। तब आप डायरेक्ट किसी चीज को हम रटवाते नहीं, इसलिए इस चीज को हम बताएंगे। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड की चर्चा कर लेते हैं। पहले हम किसका चर्चा करेंगे? अभाज्य गुणनखंड की चर्चा करेंगे। पहले हम अभाज्य गुणनखंड की चर्चा कर लेते हैं। ये हेडिंग डालिए कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड की चर्चा करते हैं। अभाज्य गुणनखंड से पहले आप एक चीज बताइए हमको कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आप बेसिक लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले बेसिक लेक्चर को देखिए, क्योंकि पहला ही लेक्चर है, उसमें हम सारा बेसिक बातें कवर कर चुके हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल दो फैक्टर हो, अर्थात एक से और स्वयं से केवल विभाजित हो, उसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य फैक्टर करने का मतलब हो गया कि अभाज्य के रूप में जो संख्या जो दिया होगा उसको अभाज्य के रूप में हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब हो क्या? उसको तोड़ेंगे, अर्थात गुणनखंड करेंगे। जैसे हो गया, मैं पूछूं आपको कि बताइए कि आपको 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 16 को पहले हम क्या प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर मेरा क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एक 11 है, 13 है, यही सब है ना। तो इसको बताइए, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, क्या हो गया? 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूने 4, फिर 2 से, 2 एकम 2। अब इस 16 को इस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 हो गया। और इसी को हम लिख सकें कितना? 2 की घात 4। और इसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड की विधि। इसी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना कहते हैं। जैसे एक नंबर दे दिया मैंने 24, इसको कहते हैं कि बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले हम पहला प्राइम फैक्टर कितना है? 2, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 12। फिर लगाएंगे कितना? 2 से, तो 2 6 की 12 हो जाएगा। फिर 2 से नहीं लगेगा तो अब 3 से लगाएंगे, 3 2, 2 से और लगेगा। जब तक 2 से लगते जाए तब तक लगाते जाइए भाग। 2 तिया 6, 3 एकम 3, अर्थात इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं जी? 24 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 की घात 3 और गुना में 3 की घात 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर समझ गए? अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? बस ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। समझ गए? जैसे आपका एक हम कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज का उठाते हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाते हैं 140। 140 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या होगा? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा, फिर 2 से लगेगा, 35 आएगा। फिर अब कितने से जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, तो कितने से जाएगा? 5 से जाएगा, 5 7, अर्थात हम 147 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुना में 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ गया कि अभाज्य गुणनखंड को कैसे करें? चलिए अब तो इसकी अब आगे चर्चा करते हैं आपसे। तो इसी में आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन सारा लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसके बाद आगे खुद से बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो ज़्यादा टाइम क्यों इसमें हम ज़्यादा टाइम गवाएं। एक तो 140 वाला बता दिए हैं और 156 वाला लिख लीजिए। दूसरा आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 156, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए
और एक है आपका, एक और मान लेते हैं, कोई ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं, चलो 5005, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये कौन सा है आपका? 4 है, 3 है, 4 है, 4 नंबर का है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन का हो गया आपका। पहला में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? 1 2 3 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अब पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा। अब कितने से जाएगा? तो 3 से जाएगा, 3 3 13 3 39, अर्थात 156 को किस रूप में लिख सकते हैं हम? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1, यानी ये 2 बार आया तो 2 की घात हो गया, 1 बार आया 1 लिखे, 13 आया 1 बार आया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितने से जाएगा? 5 दिख रहा है, डायरेक्ट 5 से पहले लगा दो, 5.500 और ये 1 हो गया। हो गया नहीं? अब कितने से जाएगा? अब ये कितने से जाएगा? आपको दिख रहा है कितने का मल्टीपल है? ये आपका कितने का मल्टीपल है बताइए हमको, मल्टीपल बताइए कितने का है? आपको एक नंबर याद रखिएगा, 7 11 इंटू 13, इन तीनों को जब गुना करते हैं ना आपस में, तो जा करके क्या मिलता है? 1001 नंबर मिलता है, ठीक है। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 और 3 10 हो गया, नहीं जीरो आएगा, 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया, 2 बचा, 7 त्रिक 21 हो गया, हुआ ना। अब हम कितने से लगाएंगे? अब साफ साफ दिख रहा है कि 11 से लग जाए, 11 कम 11 और 3 14, 11 33, अब 11 से लगा दो, 11 कम 11 और 3 लगेगा, 11 3 33, 13 से चला जाएगा 1 टाइम, अर्थात 1001 को हमेशा याद रखिएगा, ये किसका मल्टीपल है? 7 11 13 का मल्टीपल है, ठीक है। 7 11 13 का मल्टीपल है। तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में किसके लिखेंगे? इतना बराबर क्या लिखेंगे? 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 इंटू 11 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1, ठीक है। ये हो गया। और रही 2 क्वेश्चन और है, तो ये आप खुद से बनाइएगा। एक तो हो गया आपका 38 25, एक तो 38 25, एक क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, और एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, वो कितना है? 74 29। इसको आप खुद से कीजिए, इसको खुद से कीजिए। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? आगे अब चर्चा करेंगे हम लोग एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। आइए हम लोग उस पर अब चर्चा करते हैं, इसे मिटा देते हैं। क्या होता है? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बीबीआई है आपका, ये हर हाल में आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। केवल दो संख्याओं के लिए है। कितनी संख्याओं के लिए है जी? दो संख्याओं के लिए। दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो हो गया वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, अर्थात एलसीएम गुना एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। जैसे हम आपको दो संख्या ले लें, पहली संख्या ले लेते, मान लेते 12 ले ली, और दूसरी संख्या 15 ले ली। क्या ले लिया? 15। तो कहता है जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा ना, वो इसके एलसीएम और गुना एचसीएफ के बराबर होगा। अब इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ पता करेंगे। इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे पता करते हैं? तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणन विधि। अभी हम लोग अभाज्य गुणन विधि सीखे हैं, अभाज्य गुणनखंड सीखे है ना। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 2 से करो, 6 को 12, 2 तिये 6, अर्थात इस 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3, ये लिख सकते हैं ना। तो बताइए, और ये 15 को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 से लगेगा, 3 5 15, अर्थात 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 3 गुने 5, 3 गुने 5। अब क्या करते हैं, जब एच सी एफ चाहिए, एच सी एफ निकालते हैं तो क्या देखते हैं? हाईएस्ट कॉमन देखते हैं। क्या दोनों में दो कॉमन है? दो तो है ही नहीं यहाँ, तो क्या देखेंगे? 3 देखेंगे। क्या 3 दोनों में है? हाँ। तो हाईएस्ट कितना कॉमन है? 3 है। तो इसका एच सी एफ निकल के कितना आ गया? 3। अगर एलसीएम पूछें,
एलसीएम पूछे तो जो कॉमन होगा उसे भी उठा लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी उठा लेते हैं। कॉमन पार्ट हो गया इसका 3 और क्या कॉमन नहीं रहा, यहाँ से 2 गुना 2 कॉमन नहीं और यहाँ से कॉमन क्या नहीं है 5। ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 बचे 60, अर्थात 15 और 12 का एलसीएम कितना आ गया 60 और एचसीएफ कितना आ गया 3 आएगा। क्या सच में एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं तो इतना के बराबर आ जाता है। एलसीएम कितना है बेटा 60, एचसीएफ कितना है जी, एचसीएफ कितना है 3। ये गुणनफल के रूप में इधर कितना आ गया निकल के, तो छोटी 18 180 आ गया। क्या इधर भी 180 आता है, तो 12 25 60 के शून्य पे रहा 6 और 12 और 6 18, तो सच में यही होता है। आ गया दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, अर्थात जब दो नंबर को हम आपस में गुना करते हैं तो उसकी उसी उन्हीं दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर मिलता है, यही मिलता है ना। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा इसकी डिटेल चर्चा करते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल चर्चा इसका कर देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो जब दो नंबर को हम गुना करते हैं तो एलसीएम गुना एचसीएफ क्यों आ जाता है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि दो नंबर का जो होता है वो गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। अब कैसे होता है सो देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अभी हम लोग निकाले कितना, 12 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 और 15 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुना 5, 3 गुना 5। तो इसका एचसीएफ अभी हम लोग निकालें कि जो हाईएस्ट कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन होगा, तो हाईएस्ट कॉमन कितना दिख रहा है 3। और इसका एलसीएम अभी हम लोग क्या निकाले हैं, इसका एलसीएम क्या निकाले हैं, तो जो इसका हाईएस्ट मल्टीपल होगा, लो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा और जो लोवेस्ट इसका मल्टीपल होगा वो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम में हम क्या लिखे थे, जो कॉमन है वो भी आ जाएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा, अर्थात इसका एलसीएम कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। तो हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे आता है, ये ना हुआ कैसे आता है। तो देखिए 12 और 15, 12 का हम कह रहे हैं एलसीएम का मतलब होता है क्या, लोवेस्ट मल्टीपल, यानी वह सबसे छोटा मल्टीपल बताइए जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, वही बोलते हैं एलसीएम, उसी को कहते हैं। वह सबसे छोटा मल्टीपल बताइए जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो सबसे छोटा मल्टीपल इसका क्या है, 12 का मल्टीपल में क्या क्या आएगा, 12 दूनी 24 आएगा, 12 तिया 36 आएगा, 12 चौके 48 आएगा, 12 पच्चीस 60 आएगा, 12 छः 72 आएगा, 12 सत्ते 84 आएगा, 12 अठे 96 आएगा, 12 अठे 96 आएगा, 9 अठोतल से 12 दो 20 ऐसे आते जाएगा। अब देखिए अब 15 का पहाड़ा पड़ेंगे क्या आएगा, 15 दूनी 30 होगा, 45 होगा, चौके 60 आएगा, 70 होगा, 15 छक्की 90 होगा, 7 तो 105 होगा, 2 आठे 20 120 होगा। अब देखिए कहता है सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वह इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वह इन दोनों का एलसीएम होगा। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है इसका, जो इन दोनों में होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कहता है लिस्ट मतलब छोटा होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए। सबसे छोटा नंबर भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और इसका मल्टीपल भी होना चाहिए। अब इसमें हमको देख के बताइए कि इन सभी में, इन दोनों में, इसके मल्टीपल में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, आपको सर इसका कॉमन 60 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 120 दिख रहा है, और आगे लिखते तो और भी कॉमन आ जाता, और भी कॉमन आ जाता। क्या इससे पहले कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। सबसे तो सबसे छोटा कॉमन क्या दिखा इसका, 60 दिखा, अर्थात इसका सबसे छोटा कॉमन क्या है 60 है और जो कि 12 का और 15 का मल्टीपल में है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 60। यानी कि जब भी एलसीएम देखते हैं तो उस नंबर का मल्टीपल में आता है एलसीएम, अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल हमारा 120 भी है लेकिन इससे बड़ा मल्टीपल है, इससे पहला ही एक छोटा मल्टीपल मिल गया जो कि 12 के अंतर्गत भी आएगा और 15 के अंतर्गत आएगा, अर्थात 12 का जब हम मल्टीपल लेंगे तब भी 60 आ रहा है
और 15 का हम मल्टीपल ले रहे हैं तब भी 60 आ रहा है, इसलिए इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना निकल के आ गया, 60। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, इसका मल्टीपल होता है उसका फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि दी गई वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो गया। दी गई संख्या क्या है, 12, 12 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, और दी गई संख्या क्या है, 15, 15 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो कहता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी गई संख्या को विभाजित करता है। एलसीएम में होता है दी गई संख्या से दूसरी संख्या को विभाजित करेगा, और एचसीएफ हुआ होगा जो दी गई संख्या को विभाजित करेगा, अर्थात एचसीएफ इसी के अंदर होगा, एलसीएम इसका मल्टीपल होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे, कॉमन इस प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके और भी कई विधि है, लेकिन उन सारी विधियों की हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको उतना जानना नहीं है, और ज़्यादा अगर डिटेल हम इसमें जाएंगे तो दिमाग से आप लोग का ऊपर जाएगा, इसलिए ज़्यादा हम डिटेल करना नहीं चाहते हैं। बस सीधा आप लोग याद रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो आइए हम लोग अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसकी चर्चा करें। क्वेश्चन लिख दिए, देखिए क्या कहता है कि निम्न युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। कहता पहला नंबर तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और फिर यह जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 26, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और 26 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 13, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से लगाओ 13, अर्थात 91 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 13। अब देखो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा, इसका एच सी एफ कितना आ जाएगा निकल के, एच सी एफ जो होगा वो जो तो दोनों में कॉमन होगा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो 13 इसका एच सी एफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन दिख रहा है उसे उठा लीजिए, और जो कॉमन नहीं दिख रहा है उसे भी उठा लीजिए। ये उसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया, अर्थात ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके लिखिए, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, 13 छक्के 78 आ जाएगा, आ जाएगा। अब कहता है इसकी जांच कीजिए कि ये जो दोनों नंबर दिया हुआ है इसका गुणनफल क्या एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो जांच में लिख दीजिए, जांच, जांच, जांच में करना क्या है, तो पहली संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, 26 गुने 91, ये कितना आएगा, कितना आएगा जी, इसको गुना करके लिख दीजिए, जैसे 26 से कम 26, ये 6 हो जाएगा, हाथ में रहा 2, 26 नवा 2 3 4, 2 3 4 और 2, यानी कितना आ जाएगा, 234 और 2 236, इतना आ गया गुणनफल। और इसका एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे तो, एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम कितना दे रखा है 78, और गुने में क्या करेंगे 13, इसका गुणनफल कितना आता है, इसका गुणनफल कितना आएगा, तो 13 छक 13, चलो थोड़ा सा 100 8 या 24, ये क्या आ गया जी, गलत कर दिया क्या, कहाँ गलत कर दिए जी इसमें हम, हम्म
देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन गलत किए, जल्दी जल्दी में। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 13 से लगेगा, 13 सत्ते 91, 7 आएगा। अब ये 91 बराबर क्या लिखेंगे, 13 गुने 7, 13 गुने 7 हो गया ना। इसको मिटा के लिखते हैं। तो HCF कॉमन आ गया 13, LCM कितना आ जाएगा, तो जो कॉमन आ गया उसको ले लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे, तो इतना आ गया, अर्थात 13 और गुने 14 इतना आ गया। अब इसका जांच करना है, तो जांच करना है तो क्या करेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेंगे, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 गुने 91 आएगा। इस 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 गुने 13 गुने 7 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब करो LCM गुना HCF करेंगे तो क्या आएगा, LCM गुना HCF बराबर क्या आएगा, LCM कितना है 13 आएगा, और HCF कितना है, सॉरी LCM कितना हो गया, तो 13 गुने 14, और HCF कितना है, तो 13 है ना जी, है ना 13। अब बताओ इसे, ये 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7, 2 गुने 7, तो ये 2 को 13 के साथ गुना कर दीजिए 26, और ये 13 को रहने दीजिए, और गुना में कितना हो जाएगा 7, क्या आ गया इसी के बराबर, तो हो गया जांच, और क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर हो गया। अब हम लोग इसका करेंगे तो क्या करेंगे, एक और बता देते हैं। जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए पहले, तो कितने बार में जाएगा, 5 से लगा दीजिए, 5 कम 5 हो जाएगा, 0 5 गुना 10, और कटेगा, 2 से लगा दीजिए, 2 पचे 10, 2 और कटेगा, 17 51, 3 से काटे 17, इतनी आ जाएगी, अर्थात 510 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुने 2 गुने 3 गुने 17, यही होगा ना। और 92 का कितना लिखेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छके 12, 46 दूनी 92 हो गया, 2 से लगाइए, 23 दूना 46, यही होगा ना, सही है। इसको लिखो 92 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और गुना में 23, यहाँ से इसका HCF कितना आएगा, एच सी एफ बराबर क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो गया, 5 क्या है दोनों में कॉमन नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे, क्या है 17 दोनों में कॉमन नहीं है, तो क्या है 2 है, 3 भी नहीं है दोनों में कॉमन, तो इसका HCF कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। LCM कितना आएगा, LCM कितना आएगा, जो कॉमन है उसे ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लेंगे, कॉमन है भी ले लिया, उसके बाद बच गया कितना, 5 और गुने में 3 और गुने में 7, यही आ गया ना। इसके बाद यहाँ कॉमन में क्या नहीं बचा, क्या बचा था, जो कॉमन में नहीं था, 2 है, और क्या है 23, इतना हो गया इसका LCM, हो गया ना इतना LCM, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 23 गुना कर लेना, 23 460, इतना ही आता है ना, 23 460, 23 460, हाँ। अब इसका जांच कर लेंगे, जांच में लिख देंगे, जांच में क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका LCM ए गुना बी करेंगे तो कितना आएगा, 510 इंटू 92, इसको गुना कर लीजिए, और इसके बाद LCM गुना में HCF कर लीजिए, यानी कि इसका LCM कितना हो गया, 23 460 और गुना में 2, ये गुना करके कितना आ जाएगा, ये गुना करके आपका आ जाएगा 0, 14 12 2 तेरह 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, आ गया ना, 23 दूना 46, 46 दूना 92, और ये हो गया 0, तो ये भी गुना करके कितना आएगा, 46 920, हो गया जज। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, ये भी मिटा देते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं,
आइए, लिखा गया क्वेश्चन, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ बताइए। अभाज्य गुणनखंड विधि अभी हम लोग बता चुके हैं, शुरू में चर्चा अभाज्य गुणनखंड का कर, इसमें ज़्यादा कुछ उतना टफ नहीं है कि ज़्यादा हम इस पर टाइम दें या ज़्यादा आपको डिटेल में बताएं, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं जो। आइए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से लगाए, 2 छक 12, 2 से लगा 2 तिया 6, अर्थात 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुना में 3 लिख सकते हैं। अब बताइए 15 को उठाइए, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 से लगेगा, 3 बाई 15 हो गया और 5 एकम 5, अर्थात 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 5, और क्या है 21, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 7, सॉरी 3 7 बार में जाएगा और फिर इसके बाद 7 1 बार में, अर्थात 21 को लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 गुने 7। अब देखो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा इसका, तो जो इसमें कॉमन हो गया, क्या सभी में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन यहाँ दिख रहा है, 3 कॉमन यहाँ दिख रहा है और 3 कॉमन यहाँ दिख रहा है, तो इसका और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3 और एलसीएम कितना हो गया, जो कॉमन दिख रहा है उसे ले लिए और जो कॉमन नहीं दिख रहा है उन सभी को आपस में गुना कर दो। तो जैसे हो जाएगा यहाँ 2 की घात 2 और गुना में क्या हो जाए, यहाँ से 2 की घात 2 बच गया, यहाँ से 5 बच गया और यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से 7 बच गया और सबको गुना कर दीजिए। जैसे 2 दूना 4, 4 4 2 दूना 4, 4 बचे 20, 20 तिया 60 और 60 गुने 6 कीजिए तो 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। शायद गुना करके देख लीजिएगा, सही किए हैं, गुना करके देख लीजिएगा आप खुद से, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, अगली क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे आंसर देख ली क्या, आंसर वही होगा, चेक कर लेना। अभी दोनों को खुद से आप बनाइएगा, हम क्या बताएं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखना है और इसका क्या बता देना, एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों क्वेश्चन की चर्चा आप खुद कीजिएगा, अर्थात खुद से बनाइएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए इतना और इतना का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो इतना और इतना का एलसीएम क्या होगा, इतना और इतना का एलसीएम क्या होगा, यानी 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है, तो कहता है 2 नंबर है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2 नंबर का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं, 2 नंबर का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। तो ये 2 नंबर क्या दिया हुआ है, हमको एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है, तो 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है आपका 606 इंटू एक हो गया 657, इधर हो गया आपका, और एलसीएम हम लोग को निकालना है और एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 9 दे रखा है, तो इसको डिवाइड करके हम लोग निकाल देंगे एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम से इसको काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 और 3 30, 36, यानी 9 चौके 36। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, गुना करके लिख दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 34 गुने 657, 34 गुने 657 कीजिए कितना आता है, गुना कीजिए कितना है, इसका गुणनफल आएगा आपका 22,338, चौक 28, इतना ही आना चाहिए, 22,338, 22,338 आएगा, कितना आएगा, अच्छा 22,338 आएगा, समझ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक तो व्याख्या करने वाला है, ये भी बता देते हैं आपको। आइए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 6 7 6 5 ये सब गुना करके और प्लस में 5 क्या एक भाज्य संख्या है, इसको व्याख्या करके दिखाना है। क्या इतना भाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा तो अभाज्य संख्या होगा। एक को हटा दिया जाए तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 1 है, अच्छा सॉरी 2 है। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है और वो भी सबसे छोटा है,
इस और इसके अलावा 2 के अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात जितने भी अभाज्य संख्या हैं सब के सब क्या होंगे, विषम होंगे। तो इसको पहले हम लोग दिखाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हल में। 7 गुने 11 और गुने 13 और प्लस 13। पहले इस पार्ट को सोल्व करते हैं, इसके बाद इस पार्ट को सोल्व करेंगे। अच्छा, इन दोनों में क्या दिख रहा है, ये गुना में हो गया, जोड़ में हो गया, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। 13 13 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 7 गुने 11 बचेगा, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने घर 77 एक 78। अब कहता है बताइए क्या ये भाज्य संख्या है, तो जी हाँ ये भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या तो उसी को कहते हैं ना जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। एक और सेम के अलावा कोई और फैक्टर होगा, ये तो साफ साफ तो दिख रहा है इसमें कितना सारा फैक्टर है। अगर केवल हम 13 का बात करते तो यह एक अभाज्य संख्या था, लेकिन ये क्या है, तो एक सम संख्या है। अर्थात सम संख्या में तो केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। ये 78 के अंदर तो कितना दो, क्या को 2 बैठा हुआ है, बहुत सारा 2 बैठा हुआ है। तो अब 2 संख्याओं के तो इसमें लिख देना, क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे हम लोग कि 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्योंकि पहले उसको भी उसी तरह लिख देंगे, लेकिन इसी को हम लिख देते हैं पहले। दो संख्याओं को दो संख्याओं का दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह भाज्य संख्या होगा। भाज्य भाज्य संख्या होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहेंगे। या फिर अर्थात में करके लिख दीजिए, अर्थात इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, अर्थात इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या होगा। 2 संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं, इसका मतलब भाज्य है, या फिर 2 से ज्यादा जिसका फैक्टर होगा वो भी भाज्य हो गया। समझ रहे हो ना। हाँ, तो बस इतना लिख देना, ऐसे तो सोल्व आपका यही हो गया। बस भाषा में खाली लिखा जाता है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया इसलिए भाज्य हो गया, या फिर 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में जिसको लिखते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं। क्योंकि अभाज्य को होता है तो 2 संख्या को गुणनफल के रूप में लिखेंगे ही। एक तो ऐसी संख्या है जो कि आप कहिएगा कि हमको सर कैसे नहीं लिख सकते, 3 को तो हम 3 गुना 1 लिख ही सकते हैं। एक तो अंडरस्टूड है सभी में, भाज्य लीजिए चाहे अभाज्य लीजिए, एक को छोड़कर बात कर रहे हैं तो उसे परख कर। अच्छा, मान सकते हैं कि उसको गुणनफल के रूप में, लेकिन ये क्या हो गया, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह भाज्य है। ठीक है, जो भी लिखना चाहे आप लिख लीजिए। उसी तरह इसको भी कर दीजिएगा। इसमें क्या है, इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो इसको ए पार्ट मान लीजिएगा, ए इसको ए पार्ट मान लीजिएगा, इसको बी पार्ट मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, बी पार्ट। इस पे 5 कॉमन आ जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 और गुना में 2 गुना में 1 और प्लस में 1। तो इसको गुणनफल कीजिए, यानी 5 गुना, अब गुना के रूप में आ गया तो समझ लीजिए कि क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो इसको और गुना करके कितना लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 6 चौके 24, या फिर ऐसे गुना करो तुम, 7 चौक 28, 28 गुना, ऐसे करो, 6 चौके 24, 24 तिया 72, 6 चौके 24, 24 तिया 72। गुना करने का मतलब कि तरीका ढूंढ रहे हैं, 7 दूनी 14। अब इसको गुना करना आसान है आपको, 7 14 से इसको गुना कीजिए आराम से, क्या आ जाएगा, 14 दूना 28 के 8 आ जाएगा, हाथ में रहा 2, 4 98 या 2 कितना हो गया, 98 या 2 100 हो गया, यही हो जाएगा, और प्लस में 1 आ जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिख दिए, 5 गुने 1009 हो गया। अब 5 गुने 1009 हम लिख दिए, तो इसको अब क्या लिखेंगे, क्योंकि इसे हम 2 से अधिक फैक्टर है, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या होगा। अतः यह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। समझ गया।
समझ गए ना जी? इसको व्याख्या करके दर्शाना था कि क्या भाज्य है, अरे लिखा हुआ है भाज्य है, बस उसका कॉमन लेना, कॉमन ले जानी गुणनफल के रूप में आ गया, तो गुणनफल के रूप में आ गया इसका मतलब भाज्य हो गया, क्योंकि अभाज्य को हम गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। एक तो ऐसे अंडरस्टूड है, एक तो सभी के जरा भाज्य लीजिए चाहे भाज्य लीजिए, एक तो आएगा ही। और अगर एक ऐसे गुणनफल के रूप में नहीं कहेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे कि इसका 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए क्या है भाज्य, और 2 से अधिक फैक्टर दिख ही रहा है ना? अब इसकी आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इस पे डायरेक्ट हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़ देते हैं, लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। और इसमें देखो क्या करना, पता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। पता मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए हैं और एक ही दिशा में चल रहा है, तो कितने समय बाद वह जहाँ से चला था वहीं पे आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा क्या पूछ रहा है हमसे, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कैसे पूछ रहा है सो बताते हैं, देखिए। वृत्ताकार ट्रैक पे चक्कर लगाना, एक कौन है जी, नाम देख लेते हैं क्या क्या है। एक हो गया आपका सोनिया, 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, सोनिया हो गया जो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, और एक रवि है, रवि है जो कितना मिनट में, 12 मिनट में। इसका मुद्दा समझिए कि मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु था, मान लेते हैं पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ क्या एक पॉइंट है, तो सोनिया जो हो गया, तो जब यहाँ से चलती है तो घूर के यहीं पे पहुंचती है, तो उसको पहला चक्कर लगाने में 1 मिनट, या 18 चक्कर में एक चक्कर पूरा कर लेती है, सॉरी 18 मिनट में क्या करती है एक चक्कर पूरा कर लेती है। सोनिया जब यहाँ से चलती है, सोनिया जब इसी पे इस मार्ग पर चलती है यहाँ से, तो ये ऐसे 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 घूमती है और यहाँ पे आती है, तो इसको कितना टाइम लग जाता है, 18 मिनट लगती है, अर्थात एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लग जाता है, 18 मिनट। लेकिन जब रवि चलता है यहाँ से, रवि चलता है इसी स्थान से और यहाँ से यहाँ तक आता है, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 12 ही मिनट लगता है। क्या लगता है जी, 12 ही मिनट लगता है उसको एक चक्कर लगाने में, 12 ही मिनट लगता है। तो कहता है कि ये ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ये सोनिया भी भागते रहेगी, ये भी भागते रहेगा, ये भी भागते रहेगा, तो बताइए कि कौन सा चक्कर पे ये दोनों एकजुट होगा, अर्थात कौन सा टाइम पे ऐसा आएगा जहाँ वापस से फिर यहीं पे ये दोनों मिल जाए। तो बताइए, जब दूसरा चक्कर का बात करेगा, दूसरा चक्कर का बात करेगा, तो सोनिया को दूसरा चक्कर मारने में कितना समय लग जाएगा, 36 मिनट का समय लग गया। लेकिन रवि का बात करेंगे तो रवि दूसरा चक्कर मारेगा तो कितना देर में मार लेगा, 24 मिनट में मार लेगा। अगर तीसरा चक्कर पे बात करेंगे तो ये 54 मिनट में तीसरा चक्कर करेगा, तो ये तीसरा चक्कर मारेगा कितने बार की बात, ये 36 मिनट में मारेगा। अगर चौथे चक्कर पे बात करेंगे तो सोनिया चौथा चक्कर कितने मारे मारेगा, 72 मिनट में मारेगा। और ये अगर रवि का बात करेंगे चौथा चक्कर, तो कितना हो गया, 48 मिनट में मारेगा, मारेगा या नहीं। अगर पांचवें चक्कर का बात करेंगे तो हम कितना, अब देखो इसका इसका पांचवें चक्कर का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90 हो जाएगा, 90 मिनट में। और इसका हम लोग पांचवें चक्कर का बात करेंगे कितना हो जाएगा रवि, 12 × 5 = 60 मिनट में, इसी तरह आगे भागते जाएगा। तो कहता है ना, कौन सा चक्कर है जहाँ दोनों टाइम का सेम है, या फिर कौन सा टाइम पे है जहाँ दोनों सेम टाइम पे गया है। जैसे देख लीजिए, टाइम हमको देखना है, यहाँ देखिए, यहाँ भी 36 मिनट दूसरा चक्कर में, इसका देखिए 36 मिनट तीसरा चक्कर में, यानी कि सोनिया जब 2 चक्कर मारती है ना, तो यहाँ पे पहुंचता है उसी स्थान पर। सोनिया यहाँ से भाग रही थी और रवि भी, सोनिया गई थी यहीं से और रवि भी गया था यहीं से, यानी कि सोनिया जो थी वो 18 मिनट में एक चक्कर चल रही थी, और रवि जो था वो एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा था। यानी कि जैसा ही तीसरा चक्कर 12 पूरा मारा ना, कौन, रवि, रवि जैसा ही तीसरा चक्कर मारा, तो सोनिया जब धुड़ुक 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 करते करते एक चक्कर गया, फिर गुर 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 करके यहाँ पहुंची, उतना ही देर में रवि 3 चक्कर मार दिया, ये गया और फिर गया और फिर गया। अर्थात 36वां मिनट इसका ऐसा था जहां रवि तो 3 चक्कर मार दिया और सोनिया जो था वह केवल 2 ही चक्कर मारा। तो हमें तो उससे कितना चक्कर मारा मतलब नहीं था, हमें तो करा कब मिलना था, तो 36वें मिनट का टाइम था जहाँ मिल गया। तो 36वां मिनट या क्या है इसका, इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल है। इन दोनों का जब मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका सबसे छोटा मल्टीपल हो गया, मिला ना जी, इसका सबसे छोटा मल्टीपल हो गया 36। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम ऑफ दिस नंबर क्या क्या, 18 और 12। अब क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं स्वयं पता, 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम कैसे निकालेंगे,
आपको मन करता है तो प्राइम फैक्टर से निकालिए, वरना तो इतना बढ़िया से तो समझा के बता दिए कि जब सोनिया भाग रही है तो हर 18 मिनट के बाद एक चक्कर मारती है, रवि जो होता है हर एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर रहा है। इसका मतलब 36वां मिनट पर जो था सोनिया 2 ही चक्कर पूरा किया, लेकिन वही 36वां मिनट में रवि जो था 3 चक्कर पूरा कर लिया। ऐसा मतलब 36वां जो हो गया मिनट, वो इन दोनों का मल्टीपल में आता है। यही तो इसका कॉमन मल्टीपल हो गया, और वही आपसे पूछा था कि कौन सा मिनट पे जाके रुका था। 36वां मिनट हो गया, अर्थात इसका एलसीएम कितना आएगा? 36 मिनट। चलिए ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। एक क्वेश्चन इसमें रह गया, एक क्वेश्चन क्या करवा ही दे क्या? चलो करवा ही देते हैं, थोड़ा सा वीडियो जाएगा 5 मिनट। आइए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, नंबरिंग में अगर दिक्कत हुआ होगा तो हो सकता है, मुझे लगता है आगे पीछे नंबरिंग लिख दिए। किसी क्वेश्चन में अगर हम 5 कर दिए होगा, इसका नंबर दूसरा होगा। 5 नंबर में आपका ये है, 5 नंबरिंग में आपका क्वेश्चन 5 नंबर पे क्वेश्चन आपका ये है कि कहता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? और वही क्वेश्चन हो गया आपका उदाहरण नंबर 4 में हो गया कि लिखा हुआ है 4 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? कहता किसी जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है क्या? 0 पे कोई अंक कब समाप्त होगा? 0 पे कोई अंक समाप्त हो गया, इसका मतलब लास्ट में वो 0 हो गया, जैसे 20, जैसे ले लिया 30। 0 पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब 0 लास्ट में 0 होना चाहिए, और लास्ट में 0 होने का मतलब कि 10 होना चाहिए। 10 होनी चाहिए ना जी। कोई भी नंबर अगर 0 पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब वो 10 का मल्टीपल है। और कोई भी नंबर जो हो गया वो 10 बना है कैसे? 2 और 5 से। इसका मतलब कि जो संख्या 0 पे समाप्त होगी उसमें हर हाल में एक 2 और एक 5 होगा, क्योंकि 10 कम से कम, अतः 10 बनाने के लिए कम से कम हमारे पास एक 2 और एक 5 चाहिए, तभी 10 बनेगा। अगर एक 2 और एक 5 नहीं होगा तो हम 10 नहीं बना पाएंगे, और जब 10 नहीं बना पाएंगे तो वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगा। जैसे हम ले लिए कि हमारे पास तो 3 है और 2 है, तो 3 और 2 क्या 0 पे समाप्त हो गया? नहीं होगा, 6 बनेगा, क्योंकि 2 तो हमको मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। 5 मिलेगा तब हमको जाकर के 0 पे समाप्त होता, लेकिन ऐसे नहीं। तो लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो 10 पे 0 पे समाप्त होने के लिए उस नंबर में हम क्या देखेंगे? हर हाल में 2 और 5 देखेंगे, क्योंकि 10 बनाने के लिए एक 2 और एक 5 की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको देख लेंगे क्या? इसको देखेंगे कि देखिए, जैसे हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कहता है n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 ये सब हो गया प्राकृतिक संख्या। अर्थात कहता है जब 6 पे पावर n लेते हैं, 6 पे पावर n लेते हैं, जैसे हम करेंगे 6 पे पावर 1 लेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 पे पावर 2 ले लेंगे, 6 पे पावर 2 ले लेंगे तो 6 गुने 6 आ जाएगा। 6 पे पावर 3 लेंगे तो क्या ये जो सभी नंबर मिल रहा है, क्या ये कभी 0 पे समाप्त हो सकता है? तो हम देखेंगे कि क्या 6 के अंदर क्या आ गया? तो आप कहोगे सर 6 के अंदर तो केवल 2 गुना 3 है, पावर में n करेंगे, पावर में n करेंगे। इसमें तो 2 है लेकिन 5 तो है ही नहीं। 2 है लेकिन 5 तो है ही नहीं, तो क्या ये 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 पे समाप्त होने के लिए हमें कम से कम एक 2 और एक 5 चाहिए, तब जाकर के 0 पे समाप्त होगा। लेकिन हमारे पास 2 है लेकिन 3 नहीं है। और इसी प्रकार यहाँ देखो 4, 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 हो गया, और पावर में n हो गया। अब यहाँ भी वही कंडीशन है कि भाई 2 तो मिल रहा है मेरे पास, लेकिन 5 मिल नहीं रहा है। अब 5 नहीं मिल रहा है तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? आप तो समझ गए कि दोनों का प्राइम फैक्टर कर लिए, इसका भी और इसका भी। तब इसको लिख देंगे, बस एक ही चीज़ लिखेंगे। और क्या लिखेंगे कि चूंकि इतना जो हो गया, दोनों क्वेश्चन के लिए लिखेंगे अलग अलग। एक क्वेश्चन मेरा ये है और एक क्वेश्चन एक है, तो इसके लिए हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए लिख रहे हैं चूंकि 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 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में दो तो है, दो तो है, लेकिन 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 5 नहीं है, नहीं है। अतः अतः यह अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। हो गया पहले के लिए कंडीशन। इसके इसके लिए लिखना चाहेंगे तो फिर वही चीज लिख देंगे कि चूंकि चूंकि 4 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में दो तो है, दो तो है, लेकिन 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 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः अतः यह अतः इसका
गुणनफल। अच्छा, इसका क्या पूछा है? तो लिख दो डायरेक्ट, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, तो समाप्त नहीं होगा। थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपका एक्सरसाइज़ एक कंप्लीट होगा। हम चाह रहे थे कि इसका एक्सरसाइज़ एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है? तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज थोड़ा आप लोग को फास्ट लगा होगा और क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ टफ था नहीं, आप सब लोग पहले से इस चीज़ को जानते थे, क्योंकि 9 में हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए थे, थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा डीपली हम लोग एलसीएम एचसीएफ का बात भी नहीं किए, समझ गए ना? और अभाज्य गुणनखंड सब आता ही था आप लोग को। तो वीडियो को अब यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।